मेरा ऑटोमेटिक कभी चला जाता है। या गुड, दैट इज गुड। हाँ। थियरी कितनी समझ में आती है उसमें, वो एक अलग सा डायमेंशन है। हाँ। बट व्हाट यू आर फीलिंग एंड आपके जीवन में उसमें क्या बदलाव हो रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना। तो ये ट्रायोजन फिलोसॉफी है ही ऐसी कि जितना हम उसको समझने की कोशिश करेंगे उतनी वो गहराई में लेके जाएगी, है ना। सो मैं भी अभी और पढ़ रहा हूँ। इट्स नॉट एंड, है ना, इस सबके लिए मैं भी उसको और समझ रहा हूँ। दैट इज द मेन थिंग। सो इसको जितना हमारा ट्रायोजन का कॉन्शियसनेस है उतना हमें मिलेगा। बट मेजरली क्या समझना है इस बात को हमें, कामनेस इज द क्राइटेरिया। मैं बार बार वही बताता हूँ, अगर आपके यस। जीवन में आपके मन के लेवल पे कामनेस आ रहा है, शांति सुकून महसूस कर रहे हैं, तो जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ चीजें की, है ना। बट एक कामनेस बढ़ता जाएगा इसको जितना आप गहराई से समझते हैं, है ना। ये मैंने पर ये लास्ट, लर्निंग न्यू थिंग्स इज ऑल्सो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ये चीज के लिए। क्योंकि जब भी कोरिलेट किसी और के लिए करना है या अंडरस्टैंडिंग सामने वाले के लिए करना है ना, तभी ये चीज बहुत ज्यादा शायद मुझे ऐसे लगता है। कैसे बात करना है किसी से, कितना डिस्टेंस रखना है, क्या बात करना है, मतलब कस्टमर के साथ भी मिलते हैं तो ये फिजिबल है कि नहीं है, आगे कंटिन्यू करना है, मुझे इसमें कितना एफर्ट डालना है, वो चीज भी बहुत ज्यादा मुझे अभी कैसे पता चल रहा है ऐसे। यस, मायने रखती है। दैट आर द फोर्सेस। if you understand the forces, then you can deal every existence, हम्म। every existence, है ना। जो जो कुछ भी मेटाफिजिकल है, फिजिकल है, दृश्य है, अदृश्य है, जो कुछ भी है उस ऑल एग्जिस्टेंस से आप कनेक्ट हो सकते हैं। दैट आर द ब्यूटी ऑफ ट्रायोजन फोर्सेस, क्योंकि वो ऑपरेट होते ही है ट्रायोजन फोर्सेस। हेट्रो, आपने अभी अभी क्या कहा, डिस्टेंस किससे कितना मेंटेन रखना है। हेट्रो मेंटेन्स द डिस्टेंस, होमो unify the peoples, get together is unification. हम्म। ग्रुपिज्म इज, आज हम सीखने वाले डायमेंशंस, है ना, मुद्रास। हम्म। ग्रुपिज्म इज द हेट्रो फिनोमिना, डायमेंशन लिमिट करना। उस अगर हम्म। डायग्राम में देखेंगे तो आप ग्रुपिज्म है, एक ग्रुप है और एक डायमेंशन है। डायमेंशन मतलब सर्कल्स, सर्कल्स इज द होमो एंड स्ट्रेट लाइन इज द हेट्रो। तो कुछ लोग स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं तो हेट्रो स्टाइल से चल रहे हैं। इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट गुड। कभी कभी हमें स्ट्रेट भी जाना चाहिए, कभी कभी सर्कल भी होना चाहिए, कभी कभी स्पाइरल ही घूमना चाहिए। हमें कौन सा टूल कब यूज करना है वो आना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम्म। अगर वो हम समझ पा रहे हैं तो जीवन समझ पा रहे हैं। लाइफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना इन आवर लाइफ। सॉरी, और अभी तक आपने जब भी मुझे मुद्रा दी तभी कुछ प्रोनाउंसिएशन था। सो मैं अभी के क्लास में ना वो प्रोनाउंसिएशन को कोरिलेट नहीं कर पाया। अभी हम लेंगे, हम अभी और प्रैक्टिकल जब लेंगे ना तो हम मेडिटेशन में जब भी करने के कनेक्ट बोल करें। रहे थे। हाँ। हाँ, तो वो मैं उसको कोरिलेट कनेक्ट, नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, हम करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, धीरे धीरे वो समझ पाएंगे। ओके, गुड, स्माइल, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन, स्माइल सेम टू इवनिंग। एवरीवन। आपके 2 दिन कैसे रहे, स्माइलिंग, आनंद के साथ कैसे रहे आपके 2 दिन। स्माइल इज देयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुद्रा करते समय ना कभी कभी स्माइल भूल जाती हूँ। और
ऐसा फिर आवाज आता है, जस्ट स्माइल, फिर अपने आप स्माइल चालू होता है। मतलब अच्छा है कि Yes, आप ऐसा that बोलते हैं ना, जाते समय, मतलब खत्म करते जब ये सब क्लास खत्म करते समय जस्ट स्माइल, वो फिर याद आता है। और बॉडी को that कूल that करना है, काम करना है, माइंड को काम करना है, और उसके बाद मुद्रा करना है। ये पहली बार ये सब पैसा चालू हो गया है। मतलब जैसे कि अभी hmm, किसी ने बताया, वैसा मेरा भी सिचुएशन है कि सब नहीं समझा है, लेकिन इतना तो समझ गई हूँ कि अभी ये रिलेशन है, इसको इधर ही मतलब रुकना है मुझे, आगे नहीं जाना है। कितना आगे जाना है, ये थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन हो रहा है। अध्यात्म का सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस ही है, वहां पे लिख के रखिए, अध्यात्म हमें इस भौतिक जगत में कहाँ पे रुकना है ये सिखाता है। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस अध्यात्म। कहाँ पे रुकना है मतलब, हम रुकने शब्द, रुकना है कि मतलब को हम क्या कर देते, स्टॉप कर देते। नो, द स्टॉप इज द टेम्पररी पॉज फॉर द नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट हाईएस्ट डायमेंशन साइकिल। दैट इज द टेम्पररी पॉज। कभी कभी पॉज लेना जरूरी है, अगर पॉज नहीं ले रहे तो क्या हो जाएगा, थक जाएंगे हमें। उसे कहते हैं ऊजी स्टेट। वहां पे लिख के रखिए, ऊजी स्टेट, ऊजी एंड ताइची। पूजी, पूजी ऊजी है। एंड ताइची, ताइची। ऊजी का स्पेलिंग है WUJI, WUJI, जिसे कहते हैं हम शून्य अवस्था, समाधि अवस्था, समाधि अवस्था। ऊजी इज नथिंग बट द शून्य अवस्था, समाधि अवस्था, मतलब शांत रहना, स्थिर रहना। एंड ताइची मतलब योर एक्टिविटीज, स्माइल एक्टिविटीज, योर परफॉर्मेंस। सो ये ऊजी ताइची का रिलेशन चलता रहता है, होना चाहिए। टाइची तो का स्पेलिंग। अध्यात्म, TAIJI, TAIJI, ताइची, ताइची कह सकते हैं, ऊजी ताइची। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ताइजी का मतलब क्या है? परफेक्शन, हम जीवन में परफेक्शन चाहते हैं ना, हम्म। कंप्लीटनेस चाहते हैं, कंप्लीट। हम उस डायग्राम को देखिए, डायग्राम बहुत डीप है, उसको ट्रायोजन सीक्वेंस कहते हैं। एक डायमेंशन कंप्लीट होने के बाद दूसरा डायमेंशन ओपन होता है। हम एम्ब्रियो लाइफ को कंप्लीट करने के बाद चाइल्डहुड आता है ना, चाइल्डहुड कंप्लीट करने के बाद हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, हमारी मैच्योरिटी एज आता है। मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद हम ओल्ड एज में आ जाते हैं, बॉडी लेवल पे। तो अगले का डायमेंशन पिछले डायमेंशन को इंक्लूड करता है। अगर किसी की उम्र 60 साल की है, तो 60 साल के उम्र में हम 10 साल के उम्र का कैलकुलेशन लेते हैं, नहीं लेते? 10 साल में हम मेमोरी फॉर्म में, 10 साल वो डायमेंशन पास करके आए हैं। सो दैट इज द डायमेंशन, इट्स अ स्पाइरल एक्टिविटी। सो ठहराव, कहाँ पे रुकना है, रिटायरमेंट शब्द है ना, रिटायरमेंट। हम्म। रिटायरमेंट क्यों है, क्यों है रिटायरमेंट? होनी चाहिए ना, नहीं रिटायरमेंट होगी तो आगे का डायमेंशन ओपन नहीं होगा। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर 60 साल के बाद क्या करना है? रिटायरमेंट के बाद क्या करना है? रिटायरमेंट के बाद क्या करना होता है, क्या होता है? सब जिम्मेदारियां डिसॉल्व होने के बाद क्या होता है, क्या करना चाहिए एक्चुअली? मौज मजे, मौज मजे इज इंपॉर्टेंट, बट असली मौज मजा, असली मौज
इनर इनर इनर। एंजॉयमेंट। हमने एक इमोशन देखा है, विच इज द इमोशन एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का ऑर्गन कौन है? हार्ट। हार्ट। एंजॉयमेंट का हार्ट। एंजॉयमेंट का ऑर्गन बताओ उस डायग्राम में। स्टमक। स्टमक स्टमक। एंजाइटी का है हार्ट, है ना? वो डायग्राम आप देखेंगे तो स्टमक। व्हेन यू ईट and you are satisfied with the food, then you enjoy। फूड को एंजॉय करना चाहिए या फूड इज फॉर द सेटिस्फैक्शन और एंजॉयमेंट? सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फैक्शन भी है, बट टंग सेटिस्फैक्शन और स्टमक एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट सर ऐसा कोई बोलते हैं ना कि कुछ लोग रहते हैं वो खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग लेते हैं वो जीने के लिए खाते हैं। हाँ, बट एंजॉयमेंट को हम बहुत बार ऊपर ऊपर लेवल पे देखते हैं। एंजॉयमेंट इज सोल एंजॉयमेंट, इनर एंजॉयमेंट। आपको फूड एंजॉय करना चाहिए। स्माइल एंजॉयमेंट मतलब, स्माइल एंजॉयमेंट मतलब नॉट टंग एंजॉयमेंट। आपको वो प्रॉपर वे से खाना चाहिए, एक एक बाइट्स को एंजॉय करना चाहिए। एक एक बाइट के साथ आपका सलाइवा सिक्रीशन होना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम योर लिप्स, देन टीथ, देन टंग, देन सलाइवा, देन esophagus, then stomach, then duodenum, then small intestine, then large intestine. There is a triorgan. Mouth is the new toe. डॉट प्रिपरेशन होता है ना यहाँ पे। अगर आप एक बाइट खा रहे हैं तो आज से स्माइल फूड मेडिटेशन प्रोसीजर लिखनी है आपको, मैं अभी जो बता रहा हूँ। जब भी खाना खाते हैं तो पहले प्रिपरेशन कैसे करते हैं? प्रिपरेशन स्माइल के साथ या नॉन स्माइल के साथ? घर का बनाया हुआ खाना कितना भी आप बाहर का खा लो, बट घर के खाने की टेस्ट अलग होती है। आई एम राइट? यस। आप कितना भी बाहर का फूड एंजॉय करो, बट घर का खाना सिंपल क्यों ना हो, व्हाई? यू आर प्रिपेयरिंग द फूड। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन इज द न्यू टोन। फूड मतलब खाना बनाने की तैयारी। एक एक मदर, एक वाइफ या हस्बैंड वाइफ, जो कुछ भी आप जो कुछ भी खाना बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? अगर वहां पे स्माइल नहीं है, स्माइल कॉन्शियस नहीं है, तो क्या हो जाएगा? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है, तो क्या हो जाएगा? खाली खुद के लिए भी बना रहे, कोई सिंगल है खुद के लिए बना रहे, कैसे बनाना चाहिए? स्माइल स्पिरिट खाना बनाते। इसीलिए अगर आप बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भोग कहते हैं, भोग लगाना। क्यों? क्या क्या पर्पज आहे भोग लगाना? नैवेद्य दाखवणं, मराठीत म्हणतो आपण नैवेद्य। वाय? क्यों करना है? अगर हमें बच्चों को अगर अध्यात्म पढ़ाना है तो साइंटिफिक अध्यात्म पढ़ाना पड़ेगा। नहीं हमारे पूर्वज कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, इट्स नॉट। फूड इज द मेडिसिन ना, इज द मेडिसिन। मेडिसिन अभी कह रहे हैं मेडिसिन, बट फूड मेडिसिन से भी परे का ज्यादा। मामला है। परे का मामला है। वी आर, इट्स नॉट ओनली द मेडिसिन, इट्स परे। अगर आप आयुर्वेद को रेफरेंस करेंगे तो षड रसात्मक आहार पूरे अध्याय है फूड के बारे में। नेचुरोपैथी में तो फूड इज द मेडिसिन कहा गया कि मेडिसिन से भी परे। तो भोग लगाना मतलब क्या है? क्यों लगाते? प्रिपरेशन। सात्विक फूड, राजसिक फूड, तामसिक फूड इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे आप सत्व प्रधान जाएंगे तो सात्विक फूड खाना चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट अबाउट द
सात्विक और राजसिक और तामसिक। जिस कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस कार्य क्षेत्र में से फूड बनाया जाता है। अगर कोई आर्मी ऑफिसर है या आर्मी में जो बल चाहिए जहाँ पे, है ना, वहां पे राजसिक फूड लगेगा। बट हम मेंटल वर्क ज्यादा कर रहे हैं तो सात्विक फूड लगेगा, हल्का लगेगा, सत्व प्रधान लगेगा फूड। ओके। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वेज नॉन वेज में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके अगर बोलने लगा तो मुझे 4 क्लास उसके ऊपर लेनी पड़ेगी। ओके। मैं उसको रिफ्लेक्ट करूंगा कभी, मेरे पिछले रिकॉर्डिंग्स है, मैं भेजूंगा उसको भी। ओके, सत्व प्रधान फूड। सो प्रिपरेशन, स्माइलिंग। सो न्यूटो इज द माउथ। ये बाहर का प्रिपरेशन तो हो गया, लेकिन अंदर भी उस जो आपने एक, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं वो बाइट को, क्या कहते हैं, एक बाइट आपने हिंदी में क्या कहते हैं? निवाला ना। निवाला निवाला। निवाला, निवाला। वो निवाला इतना होता है ना, निवाला आपका, वो निवाला एक पार्टिकल में, देखिए इट्स, आपको मेडिटेशन के लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, मेडिटेशन ही है, खाना अपने आप में मेडिटेशन है। एक निवाला जब आप चबाते हैं, टीथ आर इंपॉर्टेंट और नॉट, दांत चाहिए नहीं चाहिए, स्माइल, टीथ। ओके। और वो चबाते 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 क्या हो जाता है, उसका एक पार्टिकल्स बन जाते हैं, और वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, थ्रू इसोफेगस। इसोफेगस का स्ट्रक्चर कैसा है देखो, कितना लॉन्ग है ना। लॉन्ग मतलब हेट्रो, लॉन्ग मतलब हेट्रो, कितना सिस्टमेटिक बॉडी को बनाया है। वो अगर सर्कुलर होता तो वहां पे ही जम जाता, चलता क्या सर्कुलर होता तो। सो न्यूटो के बाद क्या आया, न्यूटो इज द माउथ, माउथ के बाद में हेट्रो आया, आया ना, आया। ओके। देन स्टमक, स्टमक इज अगेन द हेट्रो। इसोफेगस एंड स्टमक दोनों मिलके हेट्रो है। क्यों हेट्रो? क्योंकि एक्सपांशन, रिसीविंग, हेट्रो का काम है रिसीव करना चीजों को, रिसीविंग। मैंने कहा था डिओडिनम, डिओडिनम इज द, डिओडिनम क्या है, कनेक्टिंग न्यूट्रो है, कनेक्टिंग न्यूट्रो। ओके। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों मिलके होमो है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डिओडिनम में डाइजेशन होता है, और डिओडिनम के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन होता है। आप जो विटामिन डेफिशिएंसीज देख रहे हैं ना, विटामिन डेफिशिएंसी, इसका ये डेफिशिएंसी का कॉज आपका खाने कम खाते हैं या वो विटामिन खाने से नहीं है, खाने से कम मिलते ऐसा नहीं है, आपका एब्सॉर्प्शन ठीक नहीं होता। वहां पे बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन का इमोशन क्या है, देखो। एरोगंस। एरोगंस। अहंकार। अगर एरोगंस ज्यादा है तो विटामिन डेफिशिएंसी ज्यादा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मामला है, आएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना एब्सॉर्प्शन के लिए। ओके। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एरोगंट जो व्यक्ति होते हैं उनका ऑब्जर्वेशन देखिए, खाना फास्ट होता है उनका, फास्ट फास्ट खाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता है, दे आर आउटर। ओके। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज इंपॉर्टेंट। अगर खाना खाना फास्ट खाया तो निवाला कैसे होगा, बड़ा बड़ा होगा, चबाएंगे भी कम, प्रिपरेशन ठीक नहीं होगा तो इसोफेगस में वैसे जाएगा, वो एब्सॉर्ब जितना होगा, जितना स्मॉल पार्टिकल्स उतना एब्सॉर्प्शन ज्यादा ना, समझ में आ रहा है, जितना स्मॉल पार्टिकल्स उतना एब्सॉर्प्शन
ज्यादा अच्छी तरह से होगा, ज्यादा नहीं अच्छी तरह से। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सॉर्प्शन, और एब्सॉर्प्शन जो चाहिए घटक, मिनरल्स, है ना, एब्सॉर्प्शन किया, देन वेस्ट मटेरियल, देन लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज होम। सो न्यूटो इज द माउथ, हेट्रो इज द, तो करो, खाने के टाइम पे न्यूटो, जब खाना खा रहे हैं तो न्यूटो है, न्यूटो एंड हेट्रो आएगा, हेट्रो नीचे जा रहा है, हेट्रो स्टमक में जा रहा है, स्टमक में खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए बाद हेट्रो है, उसके बाद में डिओडिनम है, उसके बाद में एब्सॉर्प्शन है, और उसके बाद में फिर एब्सॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। नेक्स्ट खाना कब खाना चाहिए? फर्स्ट खाना खाने के बाद नेक्स्ट कब खाना चाहिए? आइडियल टाइम क्या कहता है आपका डाइट? डाइट प्लान क्या कहता है आपका? तो बोलते हैं कि हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाओ, मॉडर्न डाइट। और नेचुरोपैथी में तो 6 घंटे के बाद देते हैं। तो क्या करें, किसको फॉलो करें? आयुर्वेद तो कहता है सुबह 7:30 बजे खाओ, शाम को 5:30 बजे खाओ, तो सब सब कंफ्यूजन है। और अभी तो तो वहां पे लिख के इंटरमीडिएट रखिए, फास्टिंग भी चलता है। वहां पे लिख के रखिए, ये सब पैटर्न सही है आपको रियलाइज करवाने के लिए, बट आफ्टर रियलाइजेशन, आफ्टर समझदारी, ये क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका ध्यान फूड के ऊपर जाए, क्योंकि हमारा ध्यान फूड के ऊपर होता ही नहीं। तो वहां पे लिख के रखिए, भूख लगती है तब खाना है, और ह्यूमन छोड़ के, मनुष्य प्राणी छोड़ के सब प्राणी, पक्षी ये रूल फॉलो करते हैं, ट्रायोजिन का। अज्ञानी है फिर भी फॉलो करते हैं। मनुष्य ज्यादा ज्ञानी हो गया है, इसके वजह से उसको डाइट प्लान की जरूरत लगती है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट फूड कब लेना है? जब हमें वो डाइजेशन हो जाता है तो। और डाइजेशन का संकेत क्या है? डाइजेशन कंप्लीट हो गया, इसका संकेत क्या है? भूख लगना। भूख चलो। लगना। अपने आप लगती ना, भूख लगना सोल एक्टिविटी है, बॉडी लेवल की। यस। हम क्या कर रहे हैं? खाना, वहां पे लिख के रखिए, अनसेटिस्फाइड माइंड। अनसेटिस्फाइड माइंड कभी भी खाता है और क्या भी करता है। सो भूख लगी है तो खाना खाओ, भूख नहीं लगी है तो रेस्ट दे। सो आपका डाइट प्लान आपका होगा, हर एक का अलग होगा डाइट प्लान, हर एक व्यक्ति का मन अलग है ना। बॉडी के लेवल पे डाइट प्लान सेम हो सकते हैं आपके मेटाबॉलिक इंडेक्स के माध्यम से, बट अकॉर्डिंग टू माइंड कॉन्शियसनेस योर डाइट प्लान विल चेंज अकॉर्डिंग टू भूख, एपेटाइट। सो आपको भूख लगने का एहसास तो समझ में आना चाहिए, मुझे कब लगती है। इसके लिए क्या है? अगेन वी हैव टू मेडिटेट ऑन द systems. Okay, so it's very important to heal ourselves. So रोज खाने के टाइम में, जब भी खाना खा रहे तो न्यूटो, खाना खाने के बाद हेट्रो एंड न्यूट्रो 10-15 मिनट के लिए, देन ऐसे भी मुद्राज आप कर सकते हैं, देन एब्सॉर्प्शन। अभी मैंने जो खाना खाया था उसकी फर्स्ट संकेत आ गया, डकार। समझ में आ रहा है? ऐसे ही समझना है, हमें बॉडी को ऐसे ही समझा जा सकता है। खाली किताबों में पढ़ के हम बॉडी को नहीं समझेंगे।
शरीर को समझना पड़ेगा उसमें क्या एक्टिविटीज आ रही है, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। हमारा टाइम देखो, आपका टाइम कहाँ पे ज्यादा जाता है? कहाँ पे जाता है ज्यादा? आउटर चीजों। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्शियस अबाउट बॉडी। कॉन्शियस होंगे, जागरूक होंगे, तो डिसीज नहीं आएंगे। देयर इज नो डिसीज। सो स्माइल डाइट प्लान इज इंडिविजुअल प्लान। ये फिक्स नहीं कर सकते आप, 10 बजे ही खाओ, 11 बजे ही खाओ, 7 बजे ही खाओ। बट मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, जो आप अभी फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा तब तक जब तक आपको सोल ओपन नहीं होता है, सोल डाइट नहीं होता है। जब आपको अपने आप, इसीलिए जब आप ध्यान की प्रक्रिया में उच्चतम अवस्था में जाते हैं तो वो अपने आप हो जाता है, अपने आप आपका फास्टिंग हो जाता है, करने की जरूरत नहीं होती। साधना में बैठने के बाद करना नहीं है, होना चाहिए। अगर अगर मैं कर रहा हूं और शाम तक मैं ऐसे एनर्जेटिकली डाउन हो रहा हूं, तो दैट इज नॉट द गुड फास्टिंग, दैट इज नॉट द स्माइल फास्टिंग। समझ में आ रहा है? फास्टिंग क्या है? फास्टिंग एक्चुअली, फास्टिंग शब्द इज फॉर ओनली बॉडी डायमेंशन। उपवास, उपवास का मतलब क्या है? क्या है उपवास का मतलब? खाना नहीं खाना, आप, कंट्रोल करना, बॉडी को रेस्ट देना। दैट इज द फास्टिंग। मैं उपवास कह रहा हूं। आप भक्ति में इतना तल्लीन हो जाएंगे, नामस्मरण, या आप अंतर चेतना से इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि आपका, आपके भूख के तरफ भी आपका ध्यान नहीं होता है, भूख भी नहीं लगती है। यू आर सेटिस्फाइड एट दैट डायमेंशन। देन अपने आप आपका उपवास घट जाता है। घटना और करना, इसमें फर्क है। सो अगर मुझे आप बोलेंगे कि सर एक दिन उपवास करो, तो मुझे तो पॉसिबल ही नहीं है। नो, दैट इज नॉट रिक्वायरमेंट। अगर मैं, मुझे मालूम है कि मुझे कब खाना है कब नहीं खाना है, दैट कॉन्शियसनेस, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द उपवास। ये सब यम नियम किसके लिए है? आपको ट्रेन करने के लिए। आपको सम ट्रेन, आप जब तक ट्रेन नहीं होंगे, बट अकॉर्डिंग टू स्माइल कॉन्शियसनेस ये ऊपर ऊपर का मामला है। आपको अंदर से आना चाहिए, अभी मुझे भूख जरूरत नहीं है। दैट इज द मेन थिंग। सो अभी क्या करो, कभी कभी मैंने ये देखे हैं कि विटामिन डेफिशिएंसी तो उसके वजह से है, अननेसेसरी उपवास करना। और क्यों करना है? क्यों करना है बताओ? उपवास क्यों करना है? एक तो बात है होनी चाहिए, बट करते क्यों है? Control on ourselves, or we can meditate that way also. ओके, और इट्स गुड फॉर मी, मतलब ये कॉन्शियसनेस है तो ठीक है। और It's a kind of a sacrifice that you do to the Almighty. यस, गुड। सर हमारे जैन धर्म में तो मतलब अगर मोक्ष मार्ग चाहिए तो तपश्चर्या ही है मतलब। और हमारा जैन गुड, धर्म में तो मतलब कष्ट ही है कि भूखे रहो का, जितना मतलब शरीर को तपाओगे उसको ही तपस्या बोलते हैं। गुड, तपस्या है, हाँ, तपस्या हम का एक मार्ग। तपस्या बोलते हैं और उपवास मतलब। और छोड़ो, आप जो बता रहे हो सब आपके ऊपर का मामला बता रहे हैं। आप क्यों करते हैं? मेंटेन आपने रहने। जो कुछ भी आंसर्स दिए वो आप सही है, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन वो सोल डायमेंशन की बात कर रहे हैं। यस। 19, चलो आप करते होंगे, आई रिस्पेक्ट दैट यूर कॉन्शियसनेस, बट 99% लोग क्यों करते हैं उपवास? यस धनश्री, एनीवन?
क्यों भगवान करते हैं? बॉडी डिटॉक्स भी होता है, कुछ खाते नहीं या फ्रूट पे रहते हैं। और चलो भगवान और के लिए, बताओ। भक्ति का भगवान के मार्ग। लिए, बट बट सर आप मेंटेन के सच में, लिए, मेंटेन और नहीं डिटॉक्स नहीं, के आप ये लिए। सच आंसर दे रहे हैं या मुझे इम्प्रेस करने के लिए दे रहे हैं सब लोग? तो ये सच आंसर है तो इट्स गुड। बट मैंने जितने भी लोग देखे हैं, पूछे हैं, तो बोलते हैं कि सर मुझे बच्चा होना चाहिए, मुझे पद प्रतिष्ठा और संपत्ति प्राप्त होनी चाहिए, ऐसे लोग मुझे मिले। आप अगर उस डायमेंशन पे नहीं आगे है तो अच्छी बात है, ओके, दैट गुड। बट सर आज अगर भी, आज मेरा भी अच्छा उपवास हो, है। हाँ, आज भी उपवास है। ओके गुड। तो मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरे जीवन में ये होना चाहिए। देखो वहां पे लिख के रखिए, अगर इसके लिए उपवास कर रहे हैं, प्रकृति के लिए, प्रकृति मतलब अगर कुछ मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं आप? चैतन्यता से मांग रहे हैं। तो चैतन्यता सीधे सीधे कहता है ये तो मेरा मामला नहीं है, प्रकृति का मामला है। इसीलिए शक्तियों की उपासना की जाती है ना, शक्तियों की। वो भी प्रोसेस है, मांग सकते हैं, बट वहां पे है ट्रायोजन लॉ, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जिस टाइम पे जो करना चाहिए अगर नहीं कर रहे और खाली उपवास कर रहे हैं तो सफर करेंगे। इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग उपवास के वजह से, अगर कुछ मांगने की इच्छा से, डिजायर से अगर उपवास कर रहे हैं, उपास कर रहे हैं, तो सक्सेसफुल नहीं होता है, उल्टा सफर करते हैं। अगर आप जो कह रहे हैं कि अलमाइटी को सरेंडर करने के लिए या भगवान के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए, इट्स गुड, बट बियॉन्ड दैट एक सेंटेंस लिख के रखिए, आप मुक्त ही है, तो उसके लिए, समझने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है, आपको ज्ञान की जरूरत है। इसीलिए अगर आप जैन फिलोसॉफी को भी देखते हैं तो पहले सम्यक ज्ञान बताया है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आप कह रहे हैं उपवास और चारित्र का मामला है, देन मोक्ष है। सम्यक तप, बट सम्यक उसके तप। पीछे अगर सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, तो उपवास भी उपवास नहीं होगा। यस। समझ में आ रहा है? इट्स एक्शन। सो आप अगर समझ रहे हैं तो प्राप्त करने वाली चीज के लिए, ऑलरेडी जो प्राप्त है उसको और प्राप्त क्या करेंगे? आप मुक्त है, लिबरेटेड है। सो दिस, आज भी वॉइस क्रैक हो रहा है या? थोड़ा सा। सर एक पार्डन मी करूंगी, आपने बोला खाना खाते समय न्यूटो, खाना खाने के बाद हेट्रो और न्यूट्रो, हाँ, फिर होमो कब सर? 2 घंटे के बाद, खाने के 2 घंटे के बाद। जनरली खाने के 2 घंटे के बाद एब्सॉर्प्शन शुरू हो जाता है। अभी ठीक है आवाज? यस बिल्कुल सर। ओके। ओके, सो न्यूटो इज द माउथ, जब आपका खाना माउथ में होता है। हेट्रो इज द इसोफेगस। इसोफेगस का स्ट्रक्चर कैसा है? हेट्रो, लॉन्ग है। स्टमक इज ऑल्सो द हेड पार्ट ऑफ हेट्रो, एंड देन नीचे दैट न्यूट्रो, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज द होमो, लार्ज इंटेस्टाइन इज द होमो। दो। ओके, सो कल हमने जो एक डायग्राम ली है उसको मैं थोड़ा सा, है ना, कौन से पॉइंट्स हमने ज्यादा यूज किए हैं? दिस इज दिस इज फॉर फिजिकल बॉडी, होमो।
This physical is for body, but organs. all organs, and All this is for organs. emotions. Okay. अब हम थोड़ा सा, कितने लोगों ने किया होमवर्क, ऑर्गन्स और इमोशंस को कनेक्ट किया? यस प्लीज। मैंने। गुड। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब लिखेंगे उनके सामने इमोशंस एंड ऑर्गन्स, वो लिखना अपने आप में एक मेडिटेशन होगा आपके लिए। लिखना अपने आप में एक मेडिटेशन। ओके। जब आप लिखते हैं हार्ट का इमोशन एंजाइटी है, तो आप कॉन्शियसली क्या कर रहे हैं, उस एंजाइटी को हार्मोनाइज कर रहे हैं, मतलब अपने आप आपको हार्ट को भी हार्मोनाइज कर रहे हैं। अगर आप सैडनेस इमोशन लिख रहे हैं, लीवर का है, तो सैडनेस बैलेंस करने के साथ साथ आप लीवर को भी बैलेंस कर। आज मैं एक आपको केस डिस्कस करना चाहूंगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग केस। आज मैं विजिट के लिए गया था, हमारे, मैं विलेज में हूँ, मेरे गांव में हूँ ना, तो हमारे वो पुराने पेशेंट है। सो ही इज एक्चुअली रिलीजियसली जैन है वो, है ना। सो मैं केस डिस्कस करना चाहूंगा, नोट डाउन करके रखिए। ओके। तो ऐसा था, म्यूट यूर सेल्फ ऑल ऑफ यू, तो डिस्टर्ब नहीं। सो देखो, हिस्ट्री इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डीलिंग। ओके। एज अबाउट 78, 78। ओके। मैंने आपको अभी लाइफ नहीं पढ़ाई, उस डायमेंशन पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट 78। सो वो उनके गुरुओं के साथ, उनका 4-5 महीने का दौरा चल रहा था, उनके साथ थे। सो सोल ट्रैवलिंग इसको कहता हूं मैं, गुरु के साथ घूमना मतलब सोल ट्रैवल। कहीं ना कहीं पे अगर ये मेरा क्लास अटेंड कर रहे हैं आप, तो you are connecting with soul dimension, not the physical, not the mind, not the energy, soul dimension। समझ में आ रहा है? सो सोल डायमेंशन, तो उनके साथ देन उनको जब वो घर लौटने रहे थे, तब एसी बस से ट्रैवल कर रहे थे। मैं केस बता रहा हूँ। मेडिकली अभी 2 बार 3 बार उनको डायलिसिस करना पड़ा 1 महीने में। मैं सिम्टम्स बताता हूँ क्या स्टोरी हो गई। बस से ट्रैवल कर रहे थे और एसी बस से, तो एसी इज नॉट सुटेबल। वहां पे लिखते जाइए, एसी, एसी के लिए होमोफोर्स होता है। एसी एयर कंडीशन कोल्डनेस एनर्जी इज द होमो। मैं एनर्जी जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। सो उसके वजह से ठंड लगने लगी, चिल्स आने लगे, और उन्होंने ड्राइवर से कहा कि बस रोकिए, मुझे यूरिन को जाना है। सो ड्राइवर इज नॉट विलिंग, क्योंकि उसको जो जहाँ पे रोकना है, नाइट ट्रैवलिंग था ना एसी बस से ना। सो नाइट ट्रैवलिंग, तो एसी बस से जा रहे, तो उन्होंने रोका नहीं। सो ही, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशंस, मैं एक बताता हूँ। अगर उसने रोका नहीं होगा तो क्या एंगर आया होगा या नहीं आया होगा? माय नेचुरल इंस्टिंक्ट, एंगर आएगा या नहीं आएगा? कितने लोगों को लगता है? अगर आप देखो, ऑब्जर्व करो, बस वाला आपको आपके नेचुरल इंस्टिंक्ट पे नहीं रोक रहा है, मतलब आपको जाना है, तो गुस्सा आएगा? आएगा। ओके। सो जस्ट check the anger emotion impacts on which organ, just check। ब्लैडर। urinary bladder, समझ में आ रहा है? ब्लैडर। सो अगर वो एक बार यूरिन को उनको छोड़ा जाता, तो शायद वो कोल्डनेस एनर्जी एसी के वजह से आई है बॉडी में, वो शायद क्या हो जाती, डिसॉल्व हो जाती।
बट एंगर, मैंने अभी एनर्जी डायमेंशन नहीं पढ़ाया आपको। एंगर, कोल्डनेस के वजह से, एंगर के वजह से क्या आया इम्पैक्ट, क्या पे आया, ब्लैडर पे। और उनको रात भर में 78 ईयर्स है ना, तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे और ऑलरेडी स्पिरिचुअल डायमेंशन लेके आए थे। और स्पिरिचुअल डायमेंशन में क्या सिखाया जाता है, अगर 4 महीने गुरुओं के साथ रहे हैं तो क्या सिखाया जाता है, काम क्रोध भय ईर्ष्या मोह को क्या करना है, एक्सप्रेस नहीं नहीं करना, करना। तो शांत, उन्होंने क्या किया, क्रोध को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया या सप्रेस कर दिया। सप्रेस कर दिया। सप्रेस करने के बाद क्या हो गया, इम्पैक्ट कहाँ पे आया, यूरिनरी ब्लड। अगर उन्होंने यूरिन को क्या कर दिया, रोक दिया, एंगर, दैट एंगर के वजह से उनको, उन्होंने वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए, सप्रेस कर दिया और उन्होंने बेड वेटिंग कर दिया वहां पे। दैट इज द स्टोरी मैं बता रहा हूँ। और रात भर में वो ट्रेवल वैसा ही रहा। देन ही गॉट सम इन्फेक्शन एंड दैट थिंग। और इतना इन्फेक्शन हो गया कि कंटिन्यूअसली 1 मंथ स्टूल, मतलब डायरिया, वायरल डायरिया। समझ में आ रहा है। तो वहां पे देखिए, डाइजेस्टिव एंगर के पीछे क्या है देखो। यूरिनरी ब्लैडर के पहला सर्कल कौन सा है, देखो सर्कल है ना आपके पास, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मैं आपको पढ़ा पढ़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए। सर हेट्रेड से किडनी का हुआ ऐसा, हेट्रेड इज इक्वल टू किडनी। सर आवाज येत नाहीये. सरांचा आवाज म्यूट झाला आहे. सॉरी, डायरिया इज द विच ऑर्गन, डायरिया इज द डिसीज ऑफ विच ऑर्गन जनरली, कहाँ पे इन्फेक्शन होता है, स्टमक। Intestine. इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। समझ में आ रहा है। आपने देखा ब्लैडर के पीछे पहले क्या है उस डायग्राम में, देखा आपने, लार्ज इंटेस्टाइन। और यस, उसका इमोशन क्या है, द्वेष, डिसडेन। डिस्डेन। और मैं थोड़ा सा पर्सनालिटीज की भी को भी देखता हूँ, इट ही इज ए हेट्रो ओरिएंटेड पर्सनालिटी पहले, उनकी हिस्ट्री। बट अभी बुढ़ापे के वजह से क्या हो गए, थोड़ा सा डाउन हो गए। एंगर आता है। मैं क्वेश्चन भी पूछ रहा था, मैंने क्वेश्चन टिपिकल पूछा, मालूम है, कभी कभी पूछता हूँ मैं, थोड़ा सा चेक करता हूँ हाउ दे रिएक्ट। मैंने पूछा उनको, जब आपको यूरिन के लिए नहीं रोका गया, उस बस ड्राइवर ने नहीं रोका, तो आपको गुस्सा आया क्या। तो अभी उनकी अगर कंडीशन देखेंगे तो बेड रिडन है, बिल्कुल हिल, बहुत वीक है, फिर भी उन्होंने मुझे ऐसे देखा। गुस्सा तो आएगा ही ना, समझ में आ रहा है।
सो आई गॉट द पॉइंट, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो कभी कभी मुझे गुस्सा भी लेना पड़ता है उनका, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे समझना पड़ेगा कि गुस्सा कैसे एक्सप्रेस करते हैं। और लिटरली मैं बताता हूँ उनको, मैंने सिंपल, विच फिंगर फॉर द एंगर एंड यूरिनरी ब्लैडर, होमो, ओके, होमो। होमो। और होमो को मैंने डिस्करेज कर दिया, उसके साथ और भी चीजें ली थी मैंने, डिस्करेज कर दिया। ही स्टार्टेड यॉर्निंग आफ्टर 2 minutes ओनली। यॉन, यॉन इज द गुड साइन फॉर आवर सेल्फ। यॉन आने लगा, आंखों से पानी आने लगा, मतलब क्या हो गया वो सब, डिसऑर्डर। एंड ही फील द स्माइल, कामनेस, शांति। इसके पहले मैंने 1 month उनको ट्रीटमेंट दी थी, खाली ऑनलाइन बात की थी, क्योंकि आईसीयू में थे। 2 बार डायलिसिस हुआ है, 3 बार स्टूल रुकने का मामला नहीं रहता, रुक नहीं रहा था। आफ्टर 2-3 मुद्राज मैंने एक जनरल दिया था। बट स्टोरी इज दैट व्हाई ही गॉट इन्फेक्शन तो है, बट व्हाई ही गॉट द डायरिया, बिकॉज ऑफ द एंगर, ब्लैडर सप्रेशन, ब्लैडर का यूरिन का सप्रेशन, देन डायरिया। तो इमोशंस आर इम्पोर्टेंट। समझ में आ रहा है? इसको आपको समझ में आना चाहिए कि इमोशंस को पकड़ेंगे तो आप डिसीजेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते। तो मैंने शुरुआत ही कहाँ से की, उनको टिपिकल क्वेश्चन पूछा मैंने एक, क्या हुआ। इसलिए सामने वाले व्यक्ति की हिस्ट्री सुनना जरूरी है अगर हमें मुद्रा प्रॉपर सिलेक्ट करनी है। और सामने वाले से पहले किसकी हिस्ट्री, खुद की पहले। क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे मन के साथ क्या हो रहा है, ये पहले सोचना शुरू करो। मैं अगर कभी हमें बहुत बार ऐसा लगता है ये तो चलता है। मॉडर्न साइंस ने उनको ट्रीटमेंट कहाँ पे दे दी, इट्स इम्पोर्टेंट, उनको चिकित्सा देनी जरूर थी, उनको आईसीयू में एडमिट करना। टोटली अनकॉन्शियस हो गए वो, डिहाइड्रेशन। समझो दिन में 20 बार अगर लूज मोशन होता है तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, हाइपोटेंशन होगा, एडमिट करना पड़ा आईसीयू। बट अगर उनको बाहर निकालना है, टोटल हील करना है, तो कॉज पे ऊपर जाना पड़ेगा। सो एंगर इज द कॉज। और एंगर उन्होंने न्यूट्रलाइजेशन नहीं सीखा था गुरुओं के साथ रह के। उन्होंने, गुरु ने तो कहा होगा न्यूट्रलाइज करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मेडिटेट कर। क्या लगता है उस, उन्होंने अगर क्या किया होता तो वो सब प्रिवेंट होता, ये सब क्या करते हो। उनके साथ 20 लोग थे, उन्होंने किसी को एक्सप्रेस नहीं किया, व्यक्त नहीं किया, तो क्या कर सकते थे वो, उनको बता के गाड़ी रुकवा सकते थे, रुकवा सकते। अगर मुझे एसी सूट नहीं हो रहा है, so he can stay anywhere। तो कभी कभी एक्सप्रेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भी मैं यहाँ शायद गलत साउंड करूंगी, पर शायद वो बात करते या झगड़ते भी तो शायद रोक देता बस ड्राइवर। वही वो चीज है, जो वे ऑफ द एक्सप्रेशन अलग अलग होंगे, हम्म। बट एक्सप्रेस करना था या नहीं करना था वहां पे। करना ही था ना, मतलब ये तो बहुत इमरजेंसी था। वहां पे लिख के रखिए, जब आपके अस्तित्व का मामला आता है तो आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर आपका अस्तित्व का मामला आ रहा है तो, और वहां पे भी अगर आप सप्रेस करेंगे तो आपकी सोल। तो अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि सब सहन करो। अहिंसा का मतलब होता है ध्यान के साथ, साधना के साथ, अननेसेसरी हमें दूसरों को दुख नहीं देना है, बट दुख सहन भी नहीं करना है। पर नहीं तो सर कभी, ये दो केस मिनट में, दो मिनट हाँ। दो मिनट। नहीं तो कभी कभी हम कर्म सिद्धांत के वजह से हम क्या करते हैं, ये तो मेरा कर्मा का है, यहाँ पे कर्मा कैसे आया।
कर्मा आए, कभी के कर्मा आए, पास्ट के नहीं, अभी के कर्मा। हम ये एक्सप्रेस ना करना भी एक अपने आप का कर्मा है ना, ये अपने आप के ऊपर अन्याय करना है ना। समझ में आ रहा है? अपने आप के ऊपर अन्याय करना है, दैट इज रॉन्ग कर्मा। सो प्रेजेंट कर्माज आर, अगर वो एक्सप्रेस करते। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को हम बहुत बार गलत समझते हैं। जो समझाया गया है वो बहुत डीप डायमेंशन का होता है, बहुत डीप डायमेंशन का होता है। इसके लिए पहले ज्ञान जरूरी है, ध्यान जरूरी है, रियलाइजेशन जरूरी है, देन आप उसको यूज कर सकते। ओके, सिंपल इमोशंस आर इम्पोर्टेंट। समझ में आ रहा है? तो इमोशंस को पढ़िए, और कुछ किसके इमोशन को पढ़िए पहले। सबके सबसे पहले आप किसके इमोशंस पढ़ेंगे? खुद के। मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे इमोशंस कहाँ पे इम्बैलेंस्ड है, उसको पहले हार्मोनाइज कीजिए। आप अपने इमोशंस बैलेंस करेंगे तो आपके ऑर्गन्स बैलेंस हो जाएंगे, और ऑर्गन्स बैलेंस हो जाएंगे तो अपने आप चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है? यस। बट सर, कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो इतना रुकता है और नहीं बोलता है, मतलब आई हैव नेवर सीन, मतलब इतना खुद पे आ गई फिर भी मतलब नहीं बोले। मे बी आई एम नॉट दैट, सो मे बी आई एम थिंकिंग। ओके, क्यों नहीं बोले वो? वही मेरे को तो वही क्वेश्चन है कि नहीं बोले। सोचो सोचो सोचो, इतना किसके भी। influence- मैंने उत्तर दिया है आपको, यस यस, सबको धर्म दिया है। स्पिरिचुअल वो सब, विच इन्फ्लुएंस स्पिरिचुअल लाइफ? स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। समझ में आ रहा है? यस। स्पिरिचुअल लाइफ न्यूटो में आती है, हम्म। मैं सिखाऊंगा, गुरु के न्यूटन साथ में ही थे आती है। इसलिए। सो अगर इतना इन्फ्लुएंस होता है ना कभी कभी आप, लेकिन ऐसे गुरु नहीं कहते हैं। गुरु कहते हैं लाइफ को हम उस स्पिरिचुअल लाइफ को मिसअंडरस्टूड करते हैं, दैट इज द मेन। यस। इसलिए सीखना पड़ेगा। हम मिसअंडरस्टूड करते हैं यस। क्योंकि हम कभी कभी वहां पे भी एक हमारा एरोगेंस होता है, मालूम है आपको? वहां पे भी एक एरोगेंस होता है। कभी कभी हम थोड़ा सा ज्ञान को प्राप्त कर देते हैं तो हम दूसरों को क्या करने लगते हैं, कभी कभी डिसडेन करना शुरू कर देते हैं। डिसडेन इमोशन किसका है? लार्ज इंटेस्टाइन का है। यस। अगर हमने कुछ समझ पाया तो हम क्या करते? नहीं, ये तुम्हारी बस की कहानी नहीं है, बोल देते। ये आपको नहीं समझ में आएगा। सो दैट इज एरोगेंस, दैट इज डिस्टेंस। ऐसा नहीं होता है। सो वहां पे लिख के रखिए, मैंने कहा है सात्विक अहंकार इज डेंजर देन द राजसिक एंड तामसिक। यस। पद का अहंकार पद है तब तक, सात्विकता का अहंकार दिखाई नहीं देता है। ज्ञान ज्ञान तो ज्ञान कभी का, जीरो नहीं होता है। ज्ञान का अहंकार। वेरी इंपॉर्टेंट। तो केस रिजॉल्व दैट इज गुड, मतलब उनको बहुत अच्छा लगा। 10-15 मिनट मुझे ये कहना है, आपको ये रियलाइज करवाना है इस माध्यम से। हाँ, यस, अल्टरनेटिव थे, बट चिल्स भी थी ना उनको, बहुत चिल्स थी, ठंड थी। सो एसी शुड बी स्टॉप्ड। एसी कभी कभी होता है। एसी के लिए कौन सी मुद्रा बताई मैंने? कितने लोगों को एसी सूट नहीं होता है? बहुत बार, बहुत सारे लोगों को होता है। सो दिस होमो इज इंपॉर्टेंट फॉर एसी। मैं एनर्जीज पढ़ाऊंगा जब। ओके,
अगर मुझे तो सर ज्यादा एसी चाहिए तो फिर देन यू कैन यूज होमो ओवर यूज। यूज और अंडर यूज दोनों। ओ। के एसी, फ्रिज का फूड, वहां पे लिखिए एसी, फ्रिज। कुछ लोगों को फ्रिज का फूड खाने की वजह से भी तकलीफ होती है। कंडीशन स्पेस कहते हैं उसको। इसको लिखिए वापिस। मतलब क्लोज्ड स्पेसेस। बहुत बार क्लोज स्पेस में हमें तकलीफ होती है ना, फियर आता है, डर लगता है। दैट इज दिस। Good. माँ के गर्भ में क्लोज स्पेस है ना। अगर माँ के गर्भ में किसी बच्चे को तकलीफ हो रही है, होता है, सोनोग्राफी में दिखाई देता है ना कभी कभी। सो दिस इज द होमो। मतलब स्पेस कम आ रही है, सिकुड़ रहा है, या फिर बहुत सारी चीजें हैं। मैं उसको कभी पढ़ा हूँ इसके बारे में। तो माइंड इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। वो डायग्राम निकालेंगे। टाइम है हमारे पास 10 मिनट का। यस सर, हमने उस सारे ऑर्गन्स इसी में लिए हैं, तो इनके भी हाँ सब सब ब्रांचेस इनमें भी होंगे ना सब। हाँ, सब ब्रांचेस होंगे उसको। मैं एक डायग्राम निकालता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। ओके यहाँ पे सर। यहाँ पे है ना, मैं इसको हटा देता हूँ। ऑर्गन्स की अभी आपको ये समझ में आ रहा है ना, ऐसे निकालना है। अगर हम दिस इज एक्चुअली होमो फिंगर ना, बॉडी। इस बॉडी के फिंगर को हम यहाँ पे ले रहे हैं। डायग्राम ऐसे निकालना सीखिए आप, ये आपको इजी रहेगा। ये नेल ले रहे हैं हम, है ना। इस नेल को हम ऐसे ले रहे हैं। मुझे शायद अभी चित्रकला सीखनी पड़ेगी। क्या जरूरी है सीखना? जो जो ट्रायोजन को सीखना पड़ेगा वो समझना पड़ेगा। फिंगर।
सर आप नेल बनाने की ट्राई कर रहे हैं ना? यस, बट फ्रंट साइड। मतलब फिंगर बेंड की हुई। हाँ, ये दिख रहा है थोड़ा सा नील के जैसा। यस यस। गुड। इसको हम, ये पार्ट लिया है हमने बैक साइड। अब यहाँ पे हमने लिया है दिस इज हेट्रो, देन दिस इज होमो। और नाखून जहां पे उगता है न्यूटो। वो न्यूटो है, और नाखून जहां पे मतलब टिप टच इज न्यूट्रो। न्यूट्रो। समझ रहे हैं? तो अब इसको क्या करेंगे आप, दिस हेट्रो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आर एट विच पॉइंट? लिटिल फिंगर साइड। दिस, ये आपको इजी हो। देन होमो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कहाँ पे आएंगे? कौन से है होमो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स? कम हियर ऑन दैट पॉइंट। एंड न्यूटो इज विच? ब्रेन स्टेम। एंड न्यूट्रो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या है, कहाँ पे आएंगे? सेंटर। मतलब इसको मैं प्रैक्टिकली देता हूँ, समझाता हूँ कहाँ पे टच करना है। न्यूटो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, न्यूटो इज द, मेरा नाखून दिख रहा है, नेल जहां पे उगता है, मैंने ऐसे निकाली वो फिंगर, है ना, ये हाफ फैलेंज, ऐसे ऐसे दिखाना है उसको, है ना। ये ऊपर का पॉइंट क्या आएगा ना, जहाँ पे नाखून उगता है वो न्यूटो है, ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम। यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, यहाँ पे टच करता हूं तो हेट्रो। हेट्रो ग्रुप ऑफ और ऑर्गन्स, ऑल ऑर्गन्स। यहाँ पे सब। अब मैंने यहाँ पे हेट्रो टच किया तो इस हाथ में कौन सी फिंगर ओपन हो जाएगी? हेट्रो ना, मैंने बताया रेंटिंग सिस्टम। हेट्रो। कल हम इस हेट्रो फिंगर में वो सब ऑर्गन्स प्लांट करेंगे। समझ में आ रहा है? हेट्रो ग्रुप ऑफ ऑल द ऑर्गन्स कहाँ पे आएंगे? ऑल ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन है बताओ थोड़ा सा। ब्रेन हेट्रो स्टेम से में क्या निकलता है? स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, पीनल बॉडी, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड, नो डिओडिनम। नो 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 नो, यू आर गोइंग रॉन्ग डायरेक्शन। मैंने हेट्रो ग्रुप अभी अभी जो पढ़ाया वो बताओ, डायग्राम देख के। हेट्रो ग्रुप, पूरे ग्रुप का, ओके हाँ। स्पाइनल कॉर्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडिनम, स्टमक, ब्लैडर, लार्ज ऐसे जाओ, इंटेस्टाइन एंड। ठहरो ठहरो, मैं बताता हूँ, ऐसे ऐसे जाना है। हेट्रो को टच किया, मैं यहाँ पे भी बताता हूँ। ओके। ये हेट्रो ओपन हो गया, क्या निकला है? ब्रेनस्टेम से, ब्रेनस्टेम यहाँ पे आएगा, अगेन न्यूटो। ब्रेनस्टेम से क्या निकला है? फर्स्ट ऑर्गन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। ओके, स्पाइनल कॉर्ड से दो ऑर्गन निकले हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज एंड इंटेस्टाइन, यहाँ पे आएंगे वो। अंदर के साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, बाहर के साइड में लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या निकले हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से डिओडिनम, डिओडिनम एंड स्टमक, स्टमक। यहाँ पे 4 पॉइंट्स आएंगे, डिओडिनम, स्टमक। और लार्ज इंटेस्टाइन से क्या निकले? यूरिनरी ब्लैडर एंड गॉल गॉल ब्लैडर। ब्लैडर। तो यहाँ पे वो सब 7 ऑर्गन्स
यहाँ पे टच कर रहा हूँ मतलब मैं 7 ऑर्गन्स को टच कर रहा हूँ। समझ में आ रहे हैं? ये पॉइंट टच करना मतलब मैं स्पाइनल कॉर्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, डिओडिनम, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर एंड गॉल ब्लैडर। मैंने बहुत सारे लोगों को ये मुद्रा दी है क्या? कभी कभी ऐसे मुद्रा दी है बहुत सारे लोगों को। ज्यादा यूज करता हूँ मैं ये मुद्रा, ये बहुत बार। और ये बताऊं ये किसकी है? कभी कभी मतलब ये हेट्रो ऐसे देता हूं मैं आपको, पूरी मुद्रा देता हूँ इंटरनल ऑर्गन्स की। आप पूरा देते हो? हाँ। हाँ, दैट इज कपल लाइफ रिलेशनशिप। मतलब अगर कोई कपल का रिलेशन इम्बैलेंस हो रहा है तो सीधे सीधे 22 ऑर्गन के ऊपर इम्पैक्ट कर देता है। इट्स इंपॉर्टेंट और नॉट? किसी का हस्बैंड, कपल रिलेशनशिप मतलब मैं ये कह रहा हूँ किसी का हस्बैंड चला जाना क्या इम्पैक्ट कर सकता है? हो सकता है नहीं, हस्बैंड या वाइफ जो कुछ भी हो, वो रिलेशन ब्रेक होना सीधे सीधे इम्पैक्ट करता है ऑर्गन्स के ऊपर। मैं ये मुद्रा बहुत बार देता हूँ कपल रिलेशनशिप्स के लिए, ये। और यहाँ पे ये देता हूँ माइंड। हम्म। यहाँ पे माइंड के 22 इमोशन, यहाँ पे ऑर्गन्स के इमोशन। और ये अभी फिंगर का टिप है। कभी कभी ये को रिलेट कर रहे हैं आप रिलेशन के साथ। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या कपल रिलेशनशिप अगर कहीं ना कहीं पे इम्बैलेंस्ड है तो ऑर्गन्स के ऊपर काम इम्पैक्ट होगा। और इमोशंस, ऑल इमोशंस क्या मायने रखता है, इंपॉर्टेंट है। कैसे आता है कपल रिलेशनशिप, इसको बाद में हम देखेंगे कैसा होता है, बट अभी मैं दे रहा हूँ। ओके, सो मैंने अगर यहाँ पे टच किया मतलब हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन। यहाँ पे टच किया मतलब दिख रहा है, यहाँ पे टच कर या मतलब होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस। होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस कौन से हैं? कौन से? ब्रेन स्टेम से क्या ब्रेन। निकलता है? ब्रेन। ब्रेन स्टेम से निकलता है। सुनो, अगर मैंने यहाँ पे होमो टच किया, होमो पॉइंट को टच किया मतलब होमो निकला बाहर। हम्म। ब्रेन स्टेम से निकलता है ब्रेन। ब्रेन से निकलते हैं लंग्स एंड हार्ट। हार्ट। लंग्स एंड हार्ट। हार्ट एंड लंग्स। और हार्ट से क्या निकलते हैं? डाइजेस्टिव, पेनक्रियास और डाइजेस्टिव, स्प्लीन। पैंक्रियाज एंड स्प्लीन। एंड लंग्स से क्या निकलते हैं? किडनी एंड लीवर। लीवर। मतलब मैं ये ऑर्गन्स को टच कर रहा हूँ। और मैं न्यूट्रो को टच कर रहा हूँ मतलब सब हार्मोनल ऑर्गन्स। पिनियल बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड, सेक्सुअल ग्लैंड, देन थायराइड, एडर्नल। थायराइड। थाइमस, देन एंडो डाइजेस्टिव, सॉरी एंडोक्राइन पैनक्रियास, एंड देन एडर। एड्रिनलिन्स, एड्रिनल ग्लैंड्स। इसको टच करना मतलब क्या है? इस मतलब इसमें 22 ऑर्गन्स बैठे हैं ये 4 पॉइंट्स में। न्यूटो, देन हेट्रो, देन होमो, देन न्यूट्रो। ओके, कल इसको हम डिटेल पढ़ेंगे साथ में। कल का क्लास मिस नहीं करना है। ओके, और उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लासेस में एनर्जीज को भी पढ़ेंगे। ओके, सो आज 22 ऑर्गन्स को। ओके, सो आज एक कॉन्शियसनेस मिला इस मुद्रा के पीछे। क्या क्या पॉइंट्स है? ये तो इमोशंस है, ये ऑर्गन्स है, और ये इस ऑर्गन के साथ भी क्या है? कपल रिलेशनशिप। कपल रिलेशनशिप। अब कपल रिलेशनशिप कहाँ पे लेंगे? राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में? कपल का आपने शादी के बाद लेफ्ट हैंड बोला था। आप राइट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड आएगा, यस। और लेफ्ट हैंडेड हो गए तो राइट हैंड में आएगा। हर एक का अलग आएगा। हाँ, यस। तो सब लोग राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है? यहाँ पे कोई लेफ्ट हैंडेड है? लेफ्ट हैंडेड कोई नहीं है ना? ओके, अगर राइट हैंडेड है तो सब शादीशुदा है। अनमैरिड कौन कौन है यहाँ पे? अनमैरिड होगा, हो सकता है अनमैरिड। तो अनमैरिड है फिर भी
अगर शादी के लिए माइंड रेडी है, मतलब शादी आगे जाके करना है, तो इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। दिस मुद्रा इज फॉर, अगर आप आपके जीवन का साथी स्माइलिंग चाहते हैं। कोई है क्या, बताओ अनमेरिड इसमें? एक बार शादी हो गई तो दूसरी बार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक जो न्यूली अभी चाहते हैं। नहीं तो आप बोलेंगे कि दूसरी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो यस, सो आपके घर के भी कोई सदस्य हो सकता है ना, किसी की बेटी हो सकती है, किसी का बेटा होता है जो सोच रहे शादी के। क्या ये पॉइंट मैं बताऊं आपको, ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत बार मैं देता हूं। सही जीवन साथी मिलने के लिए क्या जरूरी है, नहीं है सही जीवन साथी? बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंट है। सही मतलब स्माइलिंग, सही का मतलब है स्माइल, जो आपके विचारों से मैच करे। तो इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि कुंडली से पहले ये मुद्रा करो। कुंडली मैच हुआ ना, ये मैच हो या ना हो, बट दिस मुद्रा विल हेल्प। समझो अभी हो गई शादी, तो क्या करें? नहीं मैच हो रहे विचार, क्या लगता है आपको, क्या लगता है, क्या ये मुद्रा हेल्प करेगी या नहीं करेगी? 101% करेगी आपके कनेक्टिविटी के लिए। बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस है ना। सो टच दिस मुद्रा। इसे किसमें पहले कामनेस आएगा, किसमें आएगा पहले? आपके अंदर, जो कर रहा है उसके अंदर। देन अगर आप कामनेस से कोई बात समझाएंगे दूसरों को, देन दे विल रियलाइज। हमारी बात कितनी भी सही हो, अगर हम स्माइल वे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, सो देर इज नो मीनिंग। ओके, सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स couple relationship as well as internal organs, all 22 organs. Okay, so just touch this mudra and right hand में this mudra। आज एक 5 मिनट का मेडिटेशन लेते और हम क्लास एंड कर। कल हम प्रॉपर लेने वाले हैं, जो इनके मैं पॉइंट्स सब ऑर्गन्स के 3 लेवल पे पॉइंट्स दूंगा। 22 पॉइंट्स हम लेंगे, तो आप उसको टच कर सकते हैं। तो जस्ट टच दिस मुद्रा, और इसको ऊपर रखना है नीचे रखना है? ऊपर, ऊपर। जनरली ऊपर रखिए, नीचे जब बहुत डीप लेवल पे हमें देना है उनको तो ले सकते, बट पहले ऊपर। जस्ट क्लोज यूर आईज, आंखें बंद कीजिए, आंखें पूरी तरह से बंद। जस्ट स्माइल, जस्ट स्माइल। अभी हम मेडिटेशन कर रहे हैं, कपल लाइफ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैरिज या कपल रिलेशनशिप कोई भी हो, मैरिज एक, उसको एक दिया गया, एक सोसाइटी ने दिया गई एक स्माइल परमिशन है, रियलाइजेशन है। ना कहीं पे हम एक योग है या जो कुछ भी हम उसको एक नियम कहते हैं, जीवन के नियम में से है। बट कपल रिलेशनशिप आइडियली, प्राणी हो, वनस्पति हो, पंछियां हो या ह्यूमन हो, देयर आर द कपल रिलेशनशिप्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। सो दैट शुड बी स्माइलिंग।
क्योंकि कपल ये अपने आप में एक प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत एक्सप्रेस करता है, आत्मा और परमात्मा का एक सिद्धांत एक्सप्रेस करता है। अगर उस कपल में कोई एक भी अगर परम चेतना के लेवल पे मौजूद है, नो डाउट हस्बैंड हो या वाइफ, देन द अदर पार्टनर बिकम्स, उस अदर पार्टनर को उस परम चेतना के लेवल पे खींच सकता है, ऊपर उठा सकता है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो क्लास अटेंड कर रहे हैं वो चेतना के लेवल पे उस डायमेंशन को समझ पा रहे हैं। कपल रिलेशनशिप इज फॉर द experience of the completeness of our soul dimension. That is the support system, realization, soul balancing realization. और जहां पे सोल बैलेंसिंग की बात नहीं होगी वहां पे शायद कभी कभी सेपरेशन भी आ जाता है उस रिलेशन में। कपल रिलेशनशिप उस डायमेंशन पे जाने के लिए है सोल कंप्लीशन के लिए। अगर वो नहीं जा पा रहा है तो बहुत बार सेपरेशन हो जाता है। तो पहले तो प्रयास करना पड़ेगा कि हाउ टू हार्मोनाइज बैलेंस। अगर किसी का सेपरेशन हो भी चुका है तो डोंट वरी, अगर देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टनर फॉर सोल कंप्लीशन दैट विल बी हैपन। कोई अभी शुरुआत कर रहा है या अभी उस रिलेशन को नहीं समझ पाया है तो भी है। किसी का लाइफ पार्टनर होता है, बहुत बार किसी का लाइफ पार्टनर जल्दी चले जाते हैं जीवन से। कभी कभी हम आधा अधूरा फील करते हैं, बट चेतना के लेवल पे, चैतन्यता के लेवल पे वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। फिजिकली भले ही ना हो बट चैतन्यता के लेवल पे मौजूद होते हैं। So just meditate today's meditation for the couple relationships. So just continue, smile, just